पिछले सालों में लगातार, चाहे 2024 में लगभग 21,000 बच्चों के साथ या 2025 के बोर्ड्स में लगभग 30,000 बच्चों के साथ सुबह 4 बजे मिलकर यहाँ पे मैंने मदद करी है उनके सपनों को साकार करने में, 70 में से 70 केमिस्ट्री में लाने में, और जो बहुत बच्चों ने किया है। लेकिन इस बार का जो सफ़र है और जो चैलेंज है वो थोड़ा सा अलग है। सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, पेपर में अलग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेवल थोड़ा सा अप है। इस बार का पेपर कैसा होगा, यही सवाल है सभी बच्चों के मन में। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रही हूँ 2026 के बोर्ड के पेपर की एक झलक, और क्या सीखने को मिलता है इस बार के सैम्पल पेपर से जो सीबीएसई ने रिलीज तो करा है लेकिन थोड़ा पहले रिलीज करा है। क्या इसमें कोई चेतावनी है, कोई हिंट है इस साल के पेपर को लेकर, आइए इस वीडियो में सीखते हैं। और मेक श्योर करिएगा इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपके 2026 के बोर्ड्स में 70 में से 70 लाने का जो सफर है केमिस्ट्री में, यहीं से होकर गुजरने वाला है। सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत एक अहम सेशन में आपके बैच 2026 के लिए स्वागत है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से आपका सैम्पल पेपर आउट हो चुका है। और ये जो सैम्पल पेपर है थोड़ा अलग है, थोड़ा यूनिक है, और कुछ चेंजेस भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को लेकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप पूरी तरीके से अच्छे से ज़रूर सॉल्व करें, एंड ऑल्सो इससे एक लर्निंग लें कि क्या आपका एक्सपेक्टेड पैटर्न हो सकता है इस बार के बोर्ड्स के एग्जाम को लेकर। एंड यहाँ पर मैं हमेशा आप सभी लोगों के लिए जो बेस्ट कंटेंट है केमिस्ट्री का, हर साल की तरह इस साल भी कवर कर रही हूँ। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप इस चैनल का ज़रूर हिस्सा बन जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपका मिस आउट ना हो, क्योंकि अगले कुछ महीने आपके लिए बहुत अहम होने वाले हैं। और आप लोगों को ये पेपर वो झलक ज़रूर देता है कि इस बार के बोर्ड्स के एग्जाम में चीज़ें कुछ आपको बदली हुई सी देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आपकी तैयारी बेहतरीन होगी तो आप उनको ज़रूर कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे ये पेपर आपके लिए पूरी तरीके से डिस्कस कर रही हूँ। देखो, पेपर टफ तब तक है जब तक हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो टफ पेपर भी टफ नहीं लगेगा। सवाल नए हैं, सवालों को पूछने का तरीका अलग है। बच्चों ने अगर कम समय में तैयारी करी है तो वो नई टाइप के क्वेश्चंस को नहीं कर पाता, लेकिन अगर आपकी तैयारी को पूरा आपने समय दिया है, आपने रिवीजन्स अच्छे से करे हैं, आपको चैप्टर आता है, कंसेप्ट आता है, तो ये जो क्वेश्चंस इस पेपर में इस बार देखने को मिले हैं उनको भी आप कर सकते हो, राइट। सो लेट्स गो थ्रू क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड कैसे आप लोगों को इसे अटेम्प्ट करना। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो भी क्लास 12th में इस बार हैं, क्योंकि आई थिंक एवरीवन इज गोइंग टू बी गेटिंग बेनिफिटेड अगर आप यहाँ पे मेरे साथ केमिस्ट्री में जुड़ रहे हो और केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो पेपर कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, इसमें चेंजेस नहीं है, पैटर्न वही रखा गया है, ठीक है। आपका जो 5 सेक्शंस है वो उसी तरीके से हैं। स्टार्टिंग के 16 आपके एमसीक्यूज हैं, उसके बाद आपका शॉर्ट कोर्स आंसर्स हैं, ठीक है। देन केस बेस्ड और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। तो पैटर्न वही है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सवाल है कि इथाइल मिथाइल कीटोन कौन देगा। आप देखो, कीटोन का सवाल है, कीटोन की प्रिपरेशन हमने पढ़ी है, ठीक है। या तो आप लोग बना सकते हो एल्कीन से ओजोनोलाइसिस करके, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूँ तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हो, टर्शियरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है, या फिर आप असाइल क्लोराइड से बना सकते हो, या फिर आप लोग नाइट्राइल से बना सकते हो, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन से बना सकते हो। यही कुछ रिएक्शन है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास पहला केस है एल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल आप प्राइमरी एल्कोहल से नहीं बना सकते, यू शुड डायरेक्टली एलिमिनेट द ऑप्शंस, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मेरे पास यहाँ पे एक सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल से अगर मैं बात करूँ तो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, OH। और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन भी करोगे कॉपर के साथ तो यहाँ पे आपको कीटोन तो मिलेगा, बट इथाइल मिथाइल कीटोन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं ओजोनोलाइसिस की बात करूँ, ठीक है, फाइ से कि मेरे को यहाँ पे दिया गया है ये, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है मेरे पास। अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस करूंगी, ठीक है, तो ये यहाँ से टूटेगा, और जब ये यहाँ से टूटेगा तो एक तो आपको इधर कीटोन मिलेगा, ठीक है, और एक आपको यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ती तो सही आंसर यहाँ से क्या निकल गया, तो ऑप्शन नंबर सी। तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे सवालों की तरफ तो आप उनको अप्रोच भी कर पा रहे होगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप दिख रहा है, लेकिन अगर NaOH और एल्कोहल है, ठीक है, तो आपको पता है एल्कोहल के साथ होता है हमेशा एलिमिनेशन, तो एल्कीन बनेगी। अच्छा, अक्सर कंफ्यूजन क्या होगा, A गिविंग B, B गिविंग C, ऐसा नहीं है, A गिविंग B और A गिविंग ही C है, तुम्हें B और C आइडेंटिफाई करना है। तो ये ट्रिक सवाल है, अक्सर आप ऑप्शन में फंस सकते थे। तो अगर मैं इसके ऊपर H+ डालूंगी तो आपको पता है कि यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, तो यहाँ से आपको एल्कोहल मिलेगा। और अगर आप इसके ऊपर B2H6 डालोगे तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, तो आपको ब्यूटेन 1 मिलेगा। तो B आपका क्या होगा, 2 और C क्या होगा, ब्यूटेनॉल। सिंपल आपको, पर क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना था, ये इस क्वेश्चन की सलाह थी,
क्योंकि ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है। सेकंड, ये सिंपल क्वेश्चन है, काउंटर आयन पूछा है, बाहर जो होता है वो काउंटर आयन होता है, तो क्लोराइड आपको डायरेक्टली टिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं ABC ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अमाइन, मॉलिक्यूलर मास सेम है, A और B बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, हिंसबर्ग टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाइट पीपीटी देंगे, लेकिन जो व्हाइट पीपीटी आपको B से मिल रहा है वो इनसॉल्युबल है, ठीक है। ये बेस में सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, तो ये प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी होगा, और C तो कर ही नहीं रहा रिएक्ट, तो ऑब्वियसली वो टर्शरी होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक तो टेस्ट का कंसेप्ट लगा दिया, उसके बाद उसने बोला बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाइए। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है सबसे ज्यादा प्राइमरी अमाइन का होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शरी का, तो आंसर यहाँ से क्या होना था, ABC, ठीक है। तो मल्टीपल कंसेप्ट्स है जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इन्होंने पूछे हुए हैं, ठीक है। आइए फॉर एग्जाम्पल थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अब एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको अलग से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 70 ग्राम सल्यूट को, ठीक है, 70 ग्राम सल्यूट है, तो वेट ऑफ सल्यूट आपको दिया हुआ है 70 ग्राम, और सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है आप लोग को यहाँ से 700 ग्राम्स, ठीक है, और डेंसिटी दिया हुआ है आपको 1.5 ग्राम पर ml। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, टोटल मास इसका कितना है, 700 प्लस 70, वॉल्यूम आपको नहीं पता है, तो डेंसिटी 1.5 है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 770 बाय डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज लगभग 1.5, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा ये ml के अंदर, ठीक है, दिस इज इन ml, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट ml में है। अब क्या पूछा है, मोलालिटी और मोलारिटी का रेशियो बता दो, ठीक है। सो मोलालिटी इज वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट कितना है यहाँ पे 70 है, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज लगभग 700 ग्राम्स ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मोलैरिटी इज अगेन 70 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 1.5, अगर मैं, क्योंकि नीचे वॉल्यूम आएगा, सो इट इज लगभग 770 इंटू में 1.5, और क्योंकि ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो आपने दोनों के एक्सप्रेशन लिख लिए, 1 मार्कर ही था, मोलालिटी और मोलारिटी का रेशियो देना था। सो अगर m बाय कैपिटल M आप करोगे तो 70 बाय m और 70 बाय m तो दोनों का कट ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 1000 बाय 700, और इधर कितना हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 1000, ठीक है, अपॉन में 770, तो फिर से ये कट जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते तो ये हो जाता लगभग, अगर मैं बोलूँ 770, ठीक है, अपॉन में 1.5 इंटू में 1/700, ठीक है। एंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग कितना वैल्यू आएगा, ठीक है। सो इट वाज जस्ट अ स्टेप बाय स्टेप करने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं इसको फुल सॉल्व बेटा करूंगी तो यहाँ से इफ आई सॉल्व इट कंप्लीटली, सो इट वुड बी, ठीक है, लगभग अगर मैं इसको पूरा सॉल्व कर दूंगी 770 इंटू 1.5 से, तो ये हमारा निकल के आएगा लगभग 0.73। तो कंसेप्ट काफ़ी सिंपल था, ठीक है। पहले आपने वॉल्यूम का एक्सप्रेशन निकाला, दोनों का एक्सप्रेशन पुट किया, दोनों को डिवाइड किया, 0.73 आंसर था। बट सवाल अच्छा था, अगर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाते, ठीक है। सो सही जवाब यहाँ से आता ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। आपको दिख रहा है HCl OH जहाँ से हटा वहीं पे आपका Cl लगाए, तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हुआ है, तो इन्वर्जन नहीं हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका दैट इज SN1 रिएक्शन प्लस ऑल्सो टर्शरी भी है आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से बात करूँ मेरे पास, अच्छा चलो एलिमिनेट पहले हम कर लेते हैं, सिंपल में दिख जाएगा। एल्कीन से एल्कीन इज एडिशन रिएक्शन, D का 1 है, ठीक है, D का 1 है, दो ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, या तो C D या तो B, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूं एलिमिनेशन की, तो C एलिमिनेशन है तो C का B है, ठीक है, C का B है, क्या ऑप्शन नंबर D मैच करेगा, अगर देख लेते हैं। A का 4, और अगर मैं बात कर लेती हूँ B, तो B का 3, Br और लिविंग ग्रुप है, Br की जगह आपका हाइड्रोजन दैट इज OH लगा है, और OH आपका डिफरेंट साइड पे लगा है, तो आपका आंसर क्या ऑप्शन नंबर D होना चाहिए था। सो दिस इज अगेन चेकिंग इट आउट, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, एक एलिमिनेशन, एक एडिशन, एक सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में एक में इन्वर्जन और एक में रिटेंशन, ठीक है। ऑर्थोक्रिसोल, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट ऑर्थोक्रिसोल, क्रिसोल इज OCH3, ऑर्थो पे अगर मैंने बोला OH आपने लगाया है, तो इन ऑर्थोक्रिसोल तो OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन दैट इज, अब अगर मैं बोलूँ कौन से कार्बन से आपका ये जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है
तो ये आपका डबल बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। लीवो रोटेटरी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अल्फा डी फ्रक्टोज डेक्स्ट्रो होता है, बीटा डी फ्रक्टोज आपका लीवो हो जाता है। तो सही जवाब यहाँ से क्या हो जाता, सी। ये सिंपल था। इनर ट्रांजिशन मेटल इज ऑलवेज यूज टू, अब इनर ट्रांजिशन मेटल्स किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक के अंदर बैठा होता है एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में क्या होता है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड दोनों होते हैं, तो बोथ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि CH3COH, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इनमें से कौन से तरीकों से कैलकुलेट की जा सकती है। देखिए सिंपल, अगर मैं पहले वाले को पकड़ूं तो अगर मैंने CH3COH चाहिए तो कॉमन आयन ऐड करेंगे, तो अगर मैं CH3COOK और HCl को ऐड कर दूं और KCl को माइनस कर दूं तो यहाँ से मुझे CH3COOH मिल जाएगा, KCl माइनस और कॉमन आयन मिल गया फर्स्ट। ठीक है, अच्छा सेकेंड वाले में अगर मैं जाऊंगी तो CH3CONa है, ठीक है, और H है ही नहीं, तो फिर इससे तो आप निकाल नहीं सकते। थर्ड वाले में जाएंगे, देखिए CH3COONa है, इसमें मुझे H2SO4 को ऐड करना है, बट एक ही H को ऐड करना है, तो मैं इसे डिवाइड बाय 2 कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि एक H आएगा। ठीक है, अब उसके बाद Na2SO4 है मेरे पास, Na2SO4 को माइनस करना पड़ेगा। अच्छा इसको भी, क्योंकि एक Na यहाँ यहीं पर है, एक ही को माइनस करना है तो आधा कर देंगे। अगर आप इसको आधा कर दोगे बेटा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपका एक तो H2SO4 है, उसका H काउंट हो गया उधर। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे पास यहाँ पे SO4 है, SO4 से SO4 कट गया और Na से आपका Na कट गया, तो एक H बचा। यस, सो देयरफॉर इस मेथड से भी, ठीक है, अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो यहाँ से आपको क्या बचेगा, यहाँ से आपको CH3COO नेगेटिव बचेगा, Na प्लस बचेगा। ठीक है, यहाँ से आपका एक H प्लस बचेगा, एक SO4 2 माइनस बाय 2 बचेगा, यहाँ से आपका एक Na प्लस बचेगा। ठीक है, यहाँ से आपका SO4 बाय 2 बचेगा, तो Na से Na कटेगा, SO4 से SO4 कटेगा, तो CH3COOH ही बचेगा। तो दोनों से हो सकता था, है ना, तो इसका आंसर इसलिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बोर्ड्स में अक्सर एक ही टाइप का आता है, बट इसने चेक करवाया आपसे तीनों का तीनों। ठीक है, जल्दबाजी में गलत होता, तो देयरफॉर ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, डन है। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। अभी तक मेरे को ऐसे 2 MCQ लगे जो कि अभी तक थोड़े अच्छे लेवल के हैं, है ना, जिसमें आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो। ऑल्दो ऑर्गेनिक भी थोड़ा सा सीधा नहीं है, लेकिन हाँ वो इतना टफ नहीं है ना। इनमें से कौन सा येलो और ऑरेंज पीपीटी देगा 2,4-DNP के साथ। अब 2,4-DNP के साथ टेस्ट कौन देता है, इट इज अ टेस्ट फॉर कार्बोनिल्स। किसका टेस्ट है, आपके कार्बोनिल्स का टेस्ट। और अगर मैं कार्बोनिल्स की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास एल्डिहाइड है, कीटोन है और एसिड है। तो एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट दे देंगे और एसिड आपको ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक बात है, ओके था। आइडेंटिफाई सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड एंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी और बेंजाइलिक, चलिए पहले देखते हैं सेकेंडरी कौन सी है। ये सेकेंडरी है, ठीक है, अगेन ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी, अच्छा सेकेंडरी है और डबल बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे लगा है, तो ये आपका बेंजाइलिक है। तो फोर्थ वाला होगा पहला ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है वैसे। नेक्स्ट आपको पूछा है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये प्राइमरी तो है नहीं, पहली बात, ये प्राइमरी है, ठीक है, ये सेकेंडरी है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी है। ठीक है, सो सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड चाहिए हम लोगों को, और मेरे को चाहिए आपकी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सो आई वुड से सेकेंड ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वुड हैव बीन द राइट आंसर। क्या आप लोग अग्री करते हो? सही जवाब यहाँ से क्या निकल गया था, ऑप्शन नंबर बी वुड हैव बीन द राइट आंसर। तो इट वॉज अगेन अ नाइस क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। मतलब ऐसे मैंने बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं देखे हैं अभी तक, है ना, ऐसे थोड़े घूम घूम के नहीं आते अभी तक सवाल। ठीक है, आइए असर्शन रीजन आता है। सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट, प्राइमरी करता है। ठीक है, ये गलत है। नाइट्रोजन गैस इवॉल्व ऑन अ रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड कैन यूज्ड फॉर एस्टिमेशन, ये बात सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स है, तो आंसर केवल एक ही बचता है, डी ऑप्शन। ठीक है, केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर सोल्यूशंस दैट फ्लो इन द ब्लड स्ट्रीम आर ऑफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि हमारी ब्लड सेल जो है वो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.9 W/V% आपके NaCl से बराबर होता है, उतना ही होना चाहिए। ठीक है, सोडियम पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, बात सही है, बट रीजन इसका ये नहीं है। रीजन इसका ये है कि आपका जो है क्या कहते हैं, हाइपर या हाइपोऑस्मोसिस ना हो जाए, इस वजह से हम चाहते हैं कि कंसंट्रेशन सेम रहे, है ना, सेल स्वेल या श्रिंक ना कर जाए। तो 14th में पहला स्टेटमेंट और दूसरा सही है, बट एक दूसरे का
ये आपका रीजनिंग नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे के रीजन नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, आइए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टार्च फॉर्म्स कोलॉइडल सॉल्यूशन विद वाटर। हाँ सही बात है, स्टार्च कंटेन्स 80 to 85% ऑफ अमाइलोपेक्टिन विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, बायोमोलिक्यूल से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं। ठीक है, ऑल्सो दोनों एक दूसरे का रीजन भी है। ठीक है, क्योंकि पानी जो है इट इज नॉट स्टेबल कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, तो इसीलिए कोलॉइडल सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे दोनों बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। सेकेंडरी सेल इन्वर्टर्स में यूज करते हैं, सही बात है। प्राइमरी को रिचार्ज कर सकते हो, गलत बात है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा फॉल्स है, तो आंसर सी यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो ये कुछ सेक्शन ए का समरी है। मुझे लगता है 4-5 क्वेश्चन थे जो थोड़े से ओवर द बॉक्स थे, एंड बचे हुए क्वेश्चंस में 4-5 क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। बचे हुए थोड़े जो क्वेश्चन रहे हैं वो थोड़े से लैंग्वेज वाइज घुमावदार थे, अदरवाइज सॉल्वेबल थे। ठीक है, लेकिन हाँ पिछले सैंपल पेपर से स्लाइटली हल्का सा ट्रिकी था, है ना। आइए सेक्शन बी पे जाते हैं। पहला पार्ट है जब आप 50 ml फिनॉल और 50 ml एनिलीन को मिक्स करो तो वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आएगा। अब देखो फिनॉल और एनिलीन, एक तो मैंने आपको सिखाया भी है, जब भी एसिड आपके पास है या अमाइन है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, और ए बी इंट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है आपका तो यहाँ से आपका क्या होगा, हमेशा नेगेटिव डेविएशन होगा, और नेगेटिव डेविएशन में हमेशा वॉल्यूम कम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, द रीजन होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर विल बी नेगेटिव डेविएशन, हेंस द वॉल्यूम विल डिक्रीज फॉर फिनॉल एंड एनिलीन। तो रीजन ये होगा। रितेश suggested adding salt to a box containing ice. He said that this will keep the cold drink bottles cold for a longer time. अगर तुमने बर्फ में नमक डाला तो तुम्हारी आइसक्रीम थोड़ी, तुम्हारी जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है वो थोड़ी और ठंडी रहेगी, राइट। रीजन क्या है, सॉलिड इन लिक्विड का सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि नमक सॉलिड है, और जब भी आप सॉलिड इन लिक्विड डालते हो तो क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखा आपने, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो थोड़ा और समय तक वो चिल्ड रहेगा। तो इसीलिए आपने ये आइसक्रीम वाला केस भी मैंने आपको सिखाया, आइसक्रीम वाले भी ऐसा डाल के रखते हैं ताकि बर्फ जमी रहे लंबे समय तक, है ना। इसमें ऑल दो चॉइस है, BaCl2 का रिएक्शन विद Na2SO4 गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर दो सोल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आप अलग करोगे तो क्या व्हाइट प्रेसिपिटेट, ऑस्मोसिस की वजह से होगा। पहली चीज ऑस्मोसिस होता है सॉल्वेंट के मूवमेंट से। अब तुमने इन दोनों को अगर अलग भी कर दिया तो तुमने सल्यूट अलग करे है ना, सॉल्वेंट तो रहेगा ही ना भाई। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि सॉल्वेंट के मूवमेंट से होता है ऑस्मोसिस, है ना। सॉल्वेंट के मूवमेंट से ऑस्मोसिस होता है, ना कि सल्यूट के मूवमेंट से। तो इसीलिए ऐसा कोई आप चीज यहाँ पे या पीपीटी नहीं देखोगे। अगला फिर से आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, पानी बॉईल करना बंद क्यों कर जाता है। जब आपने इमेजिन देखा होगा कि आप पानी गर्म कर रहे हो, फॉर एग्जांपल उबल गया पानी, अगर तुम उसमें चीनी डालोगे तो उबलना बंद करेगा, मतलब थोड़ा समय लगेगा फिर उबलने दोबारा से लगेगा। क्यों, क्योंकि अब तुमने क्या किया, चीनी डाला, फिर से तुमने क्या डाला, सॉल्ट, या मैं बोलूँ सॉलिड इन लिक्विड, है ना। फिर से सॉलिड इन लिक्विड हुआ, और सॉलिड इन लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा कम होता है, राइट। हमने पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, सो देयर इज ऑलवेज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तुमने चीनी पहले 100 डिग्री पे बॉईल करा था, तुमने चीनी डाल दिया तो हो सकता है 101 डिग्री पे बॉईल करे, तो जब तक वो 1 डिग्री का राइज नहीं आएगा तब तक बॉईल करना रुक जाएगा। तो अगेन दिस इज अ एप्लीकेशन ऑफ योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर है। आइए अगला सवाल है ग्राफ से रिलेटेड। तो आपको एक ग्राफ दिया है H2 और I2 का, ठीक है। इससे पूछा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का, ठीक है। तो लगभग अगर मैं बोलूँ इसको मैं 110 के आसपास मान लूँ और इसको मैं लगभग 100 मान लूँ, ठीक है, ठीक है। लगभग अगर मैं इसको 100 मान लूँ, ठीक है, और लगभग इसे हम 140 मान लें, दिख रहा है ना ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो डेल्टा एच क्या होता है, ये होता है इंथैल्पी। तो इंथैल्पी चेंज डिफरेंस है 110 माइनस 100, सो इंथैल्पी इज लगभग 10, आपका जो यूनिट हमें नहीं दी हुई है तो आप इसे 10 जूल पर मोल मान लो, ठीक है, अगर नहीं दी है। एक्टिवेशन एनर्जी ये फॉरवर्ड की है, ये बैकवर्ड की है। तो बैकवर्ड की कितनी होगी, अगर मैं बैकवर्ड की बात करूं तो ये आप देख लो 100 से 140 गए हो आप, है ना, आप 100 से 140 गए, तो लगभग कितना आएगा 40 आपको क्या आएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यस और नो। अगर मैं बैकवर्ड की बात करूंगी तो लगभग आपका 40 किलो जूल, जनरली किलो जूल में ही होता है, किलो जूल पर मोल यहाँ से निकल के आएगा। ये 10 और ये 40, आपको बस अगर फॉरवर्ड का पूछता तो इट वुड बी लगभग 30, ठीक है।
हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? कैटलिस्ट हमेशा क्या करता है, रेट को इंक्रीज करता है ना? कैसे करता है? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट विल जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ योर रिएक्शन। ठीक है, अगला डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। यू कैन डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन। ठीक है, व्हाट विल हैपन टू एक्टिवेशन एनर्जी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर? टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जनरली आपका क्या करेगा, डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है? जब भी आप जनरली टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन का जो टेंडेंसी है ना होने का, वो वहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज करता है। और इंक्रीज करने की वजह से आप क्या देखोगे, आप लोगों का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, वैसे मैं बोलूँ टू बी ऑनेस्ट एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ टेम्परेचर से डायरेक्टली वेरी ना करके, आई वुड से, है ना, टेम्परेचर से डायरेक्टली वेरी ना करके, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेट कांस्टेंट तो बढ़ता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी केवल कैटलिस्ट के आने से अफेक्ट होगी, तो टेम्परेचर से इस पर कोई असर नहीं होगा, इट विल हैव नो चेंज। ठीक है, हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन? जब कैटलिस्ट की मैं बात करूँ और एंडोथर्मिक रिएक्शन की मैं बात करूँ, तो कैटलिस्ट जनरली अगेन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी वहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगेन दिस विल ऑल्सो, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, एंडोथर्मिक में आपका प्रोडक्ट क्या है, लेस स्टेबल, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम ही होगी तो कहीं ना कहीं आपका जो रेट है वो आपका इंक्रीज ही फिर से हो रहा होगा। तो दोनों ही केस में रेट आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको ऑर्गेनिक का कन्वर्जन दिया है नाइट्रोबेंजीन, है ना। फर्स्ट पार्ट इज नाइट्रोबेंजीन से बनाना है आपको 4 ब्रोमो 1 2 3 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन, है ना। बेंजीनामाइन इज एनिलीन। ठीक है, तो अगेन यू कैन क्लियरली सी कि ये एनिलीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, पैरा पे चाहिए होता है तो हमारे 3 स्टेप का रिएक्शन होता है। तो पहले आप इसे एनिलीन में कन्वर्ट करोगे तो आप Sn + HCl या Fe + HCl इस पर डालोगे तो एनिलीन बन जाएगा। अब एनिलीन पे पैरा चाहिए तो इसका पहले एसिटाइलेशन करना पड़ता है, हमने पढ़ा है। तो जब आप इसका एसिटाइलेशन करोगे तो ये बना देगा NC डबल बॉन्ड ऑफ CH3। अब आप इसका ब्रोमिनेशन करोगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 COOH, तो आपको पैरा पोजिशन पे Br मिल जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। और अगर आप इसके ऊपर लास्ट में क्या कर देते हो, हाइड्रोलाइसिस, तो आपको पैरा प्रोडक्ट मिलता है। तो ये थोड़ा लंबा था, बट अगेन आपने देखा कि पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एनिलीन का है, तो उसे एनिलीन में कन्वर्ट किया और देन उसको फर्दर सॉल्व किया। ठीक है, इफ आई से नेक्स्ट क्लोरोफिनाइल मीथेन, है ना, आपको क्या दिया गया है, क्लोरोमिथाइल फिनॉल, है ना, क्लोरोफिनाइल मीथेन। ठीक है, अगर आपके पास ये है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है 2-फिनाइल इथेनामाइन में, 2-फिनाइल इथेनामाइन के अंदर, है ना, यू हैव टू कन्वर्ट इट। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कार्बन का इंक्रीज करा गया है। तो इंक्रीज करने के लिए हम जनरली KCN को यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन होगा CH2CN बनेगा, और CH2CN के ऊपर अगर मैंने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया यूजिंग LiAlH4, तो यहाँ से आप लोगों को अमाइन मिल जाएगा। सो अगेन ये सिंपली 2 स्टेप का आपका कन्वर्जन था जो यहाँ पे इसमें दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला मेकिंग का। ठीक है, ये इतना भी टफ नहीं है। अगर मैं फॉर्मूला मेकिंग की बात करूँ तो देखो ये बट 2 कॉम्प्लेक्स वाला है। ठीक है, डाई एक्वा सिल्वर, ठीक है, इफ आई से डाई एक्वा H2O2 सिल्वर, ठीक है, और क्या है, डाई क्लोरिडो अर्जिनेट। ठीक है, तो मतलब अगेन सिल्वर है बट एनायन में है इसलिए अर्जिनेट है। ठीक है, डाई क्लोरो अगेन Cl2 है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स दिखेगा। अगला है डाई हाइड्रोक्सीडो, निकल का है। ठीक है, तो मैं निकल डाई मतलब OH2 है। उसके बाद क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल दैट इज PPH3, और बिस मतलब 2। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ इसके ऊपर चार्ज 2 है तो OH यहाँ पे -2 का चार्ज देगा, उधर जाके +2 कर देगा। PPH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो चार्ज भी यही आएगा। तो दोनों का आपको फॉर्मूला यहाँ से बताना था। ठीक है, अगला है द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, आपको यहाँ पे दिया है और आपको बताना है कि स्टेप्स
में एरर है तो उसको दोबारा से सही से लिखना है। देखो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच चीज़ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट चीज़ के ऊपर अटैक करती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अटैक को चेकआउट करूँ तो आप देखो बोलोगे कि इसने ये जो एल्कीन है ये आपके ऑक्सीजन पे अटैक करती है और ये आपका जो बॉन्ड है ये यहाँ से H2 गुड लिविंग ग्रुप की तरह निकलता है। तो उसका जो सही रिएक्शन होता वो कुछ इस प्रकार से होता, जिसमें ये अटैक यहाँ पे करती है, ये जो एल्कीन है ये अटैक करती है और ये लीव करता है। तो एरो का डायरेक्शन इसमें गलत है, ठीक है। सेकेंड वाले में लोन पेयर ने पॉजिटिव पर अटैक किया, सही है। थर्ड वाले की अगर मैं यहाँ पे बेटा बात करूँ तो लोन पेयर जब आपका अटैक कर रहा है तो ये हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है। टू बी ऑनेस्ट H+ यहाँ से निकलता है तो जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से देता है और यहाँ से रिमूव होता है और यहाँ से आपको एल्कोहल और H+ मिलता है। तो 2 स्टेप में एरर था क्योंकि दोनों में डायरेक्शन रिवर्स्ड है। इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिसिट पर अटैक करेगा और यहाँ पे H+ अपने इलेक्ट्रॉन दे के निकलता है, ना कि ये ऑक्सीजन इसको ले रहा है। ऑक्सीजन नहीं ले रहा है, ये अपना H+ खुद दे के बाहर निकल जाता है। तो ये 2 स्टेप आपके बेटा यहाँ से गलत थे। तो सेक्शन बी मुझे लगा अच्छा है, टफ नहीं था बहुत, इट वॉज अ बैलेंस्ड आउट सेक्शन बी। अगर आप तसल्ली से करते तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे होते, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स बेटा सेक्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए सेक्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। पहला एक आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलिए अलग से लिखेंगे। देखो क्या दिया है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgSCl2 अज्यूमिंग डिसोसिएशन इज 70 मोल 70%, लगभग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दिया है। अच्छा देखो वेपर प्रेशर पूछा है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है। अब 70% अगर डिसोसिएट हुआ है तो आपको पता है अल्फा इक्वल्स टू होता है I-1/n-1, तो ये 0.7 हो जाएगा। I नहीं पता है, वेंटो फैक्टर निकालना है। MgCl2 में आयंस कितने, 1 Mg 2 Cl यानी कि 3-1, तो 0.7 इक्वल्स टू I-1/2। तो I कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस आपका 1.4, तो लगभग 2.4 वेंटो फैक्टर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या दिया है आपको, मोलालिटी दी है 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है 1/1000 या मैं बोलूँगी 1000 ग्राम्स, है ना। मतलब 1 मोल ऑफ सल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हैं 1, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करूँ तो गिवन वेट है आपके पास 1000 ग्राम में है और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, तो लगभग 55.5 मोल्स। तो इससे आपने मोल्स निकाल लिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सवाल है आपको वेपर प्रेशर प्योर का दिया है, तो फॉर्मूला है P0A माइनस PA बाय P0A इज इक्वल्स टू NB/NA प्लस NB। प्योर वेपर प्रेशर, अच्छा इसका मैंने फॉर्मूला आपको रिजॉल्व भी करवाया था, तो लगभग अगर मैं बोलती तो PA यहाँ से हो जाता, P0A कॉमन ले लो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, है ना। हो सकता था ना अगर मैं इसको इधर लेके जाती तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट होता, P0A आप कॉमन ले लेते तो ये हो जाता 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन अलग से निकाल लूँ, फॉर एग्जाम्पल XB कितना है अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ 1/1 प्लस 55.5, सो लगभग इट इज़ 1/56.5, ठीक है। P0A कितना दिया है 23.8, 1 माइनस 1/56.5। तो अगर आप इसे सॉल्व करते तो यहाँ से PA कितना निकल के आएगा, व्हाट विल बी द लगभग वैल्यू ऑफ PA, तो लगभग इसका वैल्यू आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेना वैसे तो सिंपल ही हो जाएगा, 22.9, ठीक है, और यूनिट होगा mmHg। तो क्वेश्चन देख के पहले तो पता करना था कहाँ से सवाल है, वेपर प्रेशर पूछा है तो रिलेटिव लोअरिंग का ही है। MgCl2 का परसेंटेज दिया है तो उसका तुमने वेंट ऑफ फैक्टर निकाला, क्योंकि अरे रुक जाओ एक सेकेंड, मैंने फॉर्मूले में वेंट ऑफ फैक्टर तो डाला ही नहीं है, कितना है 2.4, तो इनटू में 2.4, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 2.4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर तो काउंट करेंगे ना, 2.4 यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर रहेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना पूरा का पूरा तो आंसर तो यही आएगा, लेकिन अगेन मैं इसको लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो इसको लिख ही दूँ, 23.8 माइनस PA बाई 23.8 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको तो सॉल्व करके 1/55.5 ही था, इनटू में 2.4 था,
ठीक है, तो अगेन ये हो जाएगा 23.8 माइनस पी ए इज इक्वल्स टू 23.8 इंटू 2.4 बाई 55.5, ठीक है, राइट। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से पी ए कितना हो जाएगा 23.8 माइनस 23.8 इंटू 24 बाई 55.5, एंड अगर आप 23.8 कॉमन ले लेते तो वही फॉर्मूला आ जाता 1 माइनस 2.4 अपॉन में 55. ठीक है, और अगर आप उसमें 1 ऐड कर लेते क्योंकि हम एलसीएम लेते तो 56.5, ठीक है, क्योंकि 1 ऐड करते 56.5. तो यहाँ से आपको जो लगभग आंसर आता दैट वुड हैव बीन जो हमने लिखा 22.9 mm. ठीक है, दिस इज 1 बाई 56.5, 2.4 वेंट ऑफ फैक्टर, 23.8 मल्टीप्लाई हुआ, 23.8 कॉमन लिया इन दोनों में से तो 1 माइनस 2.4 अपॉन 56.5. सो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल था जो आपका पूछा गया, काफ़ी सारे कंसेप्ट इसने एक साथ आप लोग के लगवा दिए. ठीक है, 23rd क्वेश्चन भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है. ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन पहला का तो आप इजीली लिख दोगे, है ना, क्योंकि उसमें आपको इक्वेशन लगा के दी गई है. तो आप बोलोगे ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591. अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, निकल से निकल 2 प्लस 2, कॉपर 2 प्लस से कॉपर 2 तो 2 लॉग, प्रोडक्ट में निकल 2 प्लस का कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट में कॉपर 2 प्लस का कंसेंट्रेशन. फर्स्ट वाला सिंपल है. सेकेंड वाले के लिए अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड वाले में, ठीक है, आपका एल्यूमिनियम इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एल्यूमिनियम 3 प्लस एंड Fe प्लस 2 इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Fe. तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, दोनों का एलसीएम लोगे. तो इसका नर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई 6 लॉग, प्रोडक्ट में है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव. ठीक है, अच्छा, अगर एल्यूमिनियम 3 प्लस है तो ये इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 है और ये इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 3 है, तो इसकी पावर में कितना आएगा 2. और अगर मैं आयरन की बात करूं तो इट इज Fe प्लस 2, इसकी पावर में क्या आएगा 3, क्योंकि जो इक्वेशन होगी वो होगी मल्टीप्लाइड बाय 2 होने के बाद 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 Fe प्लस 2 इज गिविंग यू 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड 3 Fe. ठीक है, अगर आप इसे आयनिक फॉर्म में लिखते तो. ठीक है, थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 प्लस में जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन और Ag प्लस से Ag 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपको Ag वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो इक्वेशन क्या बनेगा, Mg से बनेगा Mg प्लस 2 और Ag से बनेगा Ag प्लस, ठीक है, सॉरी Ag प्लस से बनेगा Ag बट मल्टीप्लाइड बाय 2. तो इक्वेशन क्या बनेगा, E cell is equals to E नॉट माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग, प्रोडक्ट में है Mg2 प्लस और रिएक्टेंट में है Ag प्लस की पावर में 2. ठीक है, तो ये आपको नर्स्ट इक्वेशन निकल कर आ जाएगी. ठीक है, डन है. तो ये अच्छा क्वेश्चन था, तीनों कंसेप्ट लगा दिए उसने, एक तो तुम्हें आयनिक फॉर्म में भी लिखना सिखा दिया और एक उसने तुम्हें रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन लिखना भी सिखवा दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, नॉट अ वेरी टफ वन. सवाल है, ये बहुत बार बोर्ड में आया हुआ सवाल है ना. टॉलिन का रिएक्शन जब Cl2 के साथ करोगे सनलाइट में तो बेंजाइल क्लोराइड मिलता है, क्योंकि अगर मैं सनलाइट में करती हूँ तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है ना. अगर मैं सनलाइट में कर रही हूँ तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, तो CH2Cl बनता है, एक हाइड्रोजन की जगह Cl लगता है. लेकिन जब आप डार्क में करते हो तो ये बोलोगे बिकॉज दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. लेकिन जब आप डार्क में करते हो तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, हमने लिखा भी है प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन में, इसीलिए आपको ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट मिलते हैं. ठीक है, अब फिंकलस्टीन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो Rx प्लस NaI ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में Ri और NaX देता है. ठीक है, तो क्यों करते हो ड्राई एसीटोन, तो रीजन इसका क्वाइट सिंपल है. ड्राई एसीटोन में जो आपका NaI होता है वो इनसॉल्युबल होता है, तो रिएक्शन इजीली हो जाता है. लेकिन अगर आप कोई और हैलाइड लोगे NaCl तो उसमें डिसॉल्व हो जाता है और रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आपका मूव करने लग जाता है, इस वजह से आप इसको यूज करते हैं. ठीक है, न्यूपेंटाइल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट,
देन आइसोपेंटाइल। तो रीजन क्या है, इसमें ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ब्रांचिंग ज्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम पाया जाता है। ठीक है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्लॉक से। ठीक है, सवाल पूछा गया है आपसे क्या कि सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर किसका हुआ है ना। सो आपके पास ऑप्शन है मैग्नीशियम, क्रोमियम, आयरन, मॉलिब्डेनम। ठीक है, सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर किसका होगा। तो अगेन आप लोग अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, एक सेकेंड। तो मॉलिब्डेनम क्या होगा अगर मैं बोलूं पहले। अच्छा, क्रोमियम पे आती हूँ। मैग्नीशियम तो देखो डी ब्लॉक का है नहीं, क्रोमियम होता है 3d5 4s1, आयरन होता है 3d6 4s2। ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट मॉलिब्डेनम, तो मॉलिब्डेनम आपका 4d सीरीज में होता है ना, यारी जरा निभाना मौत तक। ठीक है, तो एक्सेप्शन के केस में अगर मैं जाऊंगी तो एक्सेप्शन के साथ ये आप लोगों को मिल जाएगा कौन सा, दैट इज 4d5 एंड 5s1। तो दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, इसीलिए क्रोमियम और मॉलिब्डेनम आपको यहाँ पे सेम मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे होंगे, है ना। टॉकिंग अबाउट व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट वो देंगे जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। यू हैव जिंक, स्कैंडियम, निकिल, वेनेडियम। ठीक है, अगर मैं बोलूँ जिंक आपका जनरली जिंक +2 में जाता है, स्कैंडियम +3 में जाता है, ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, बट दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये कलरलेस पाए जाते हैं। तो अगेन यहाँ से आंसर क्या होगा, इट वुड बी जिंक एंड स्कैंडियम। ठीक है भाई, ओके। अगला बहुत ही प्यारा सवाल है, अभी तक नहीं कहीं पूछा गया है, पीके भी है। ठीक है, मल्टीपल कंसेप्ट्स है जो वो आपके यहाँ पे चेक कर लेगा। एक सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीके वैल्यू, तो पहले प्रोडक्ट भी बताना है आपको और फिर इनको पीके में भी लगाना है। ठीक है, पहला सवाल है इथेनॉल का ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन इथेनॉल का K2Cr2 के साथ डायरेक्टली एसिड दे देगा, यू विल गेट दिस एसिड। ठीक है, उसके बाद है प्रोपेनोइक एसिड के ऊपर आपने Br2 डाला है, तो ये है आपका हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, यहाँ पे Br मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन जुड़ जाएगा, COH बन जाएगा। फिर है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विथ Cl2, अगेन ये भी हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की है, बट इसमें क्या जुड़ेगा आपका, Cl जुड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसे A, B, C और D बोलूँ, ठीक है, तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप Cl और Br है, जिसमें Cl बेटर होगा तो D होगा, फिर B होगा। उसके बाद A और C है, A 1 कार्बन का है, C 3 कार्बन का, और कार्बन एसिडिक नेचर को घटाते हैं, तो फिर C होगा और फिर A होगा। ठीक है, और अगर मैं pK का ऑर्डर बोलूँ तो pK का ऑर्डर उल्टा होगा, A, C, B, D। क्या हो जाएगा, A, C, B, D। सभी लोगों को क्लियर है, एसिडिटी के उल्टा ऑर्डर आपका pK का निकल कर आएगा। तो बढ़िया सवाल था, प्रोडक्ट्स पूछे फिर pK में लगवाया। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट मतलब कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आपको रिएक्शन आता है तो आपके लिए क्या ही प्रॉब्लम है, अगर आपको रिएक्शन आता है तो कुछ भी दे दे, वो अलग सा दे दे, नया दे दे, यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट, है ना। नेक्स्ट है कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑन है, इसको बनाना है 3 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल, 3 मिथाइल 1 2 3। ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल इसको बनाना है, तो मतलब कार्बन भी बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कर दूं तो बनेगा टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, यू नीड टू इमेजिन फर्स्ट कि भाई करना क्या चाहिए। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें आपका काफ़ी बड़ा कन्वर्जन दिख रहा है, तो आई कैन ट्राई, है ना, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है,
अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, है ना। सो इफ आई पुट 2 कार्बन का, ठीक है, यहाँ पे मैं इस धड़ जोड़ रही हूँ MgCl, तो अगर मैंने इसके साथ ये जोड़ा तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। 2 कार्बन का ही जोड़ा है तो 2 कार्बन इधर जुड़ जाएंगे और उसके साथ OMgCl, ठीक है। और अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूं, ठीक है, अच्छा सॉरी पेंटेन 3 ऑल है, तभी तो मैं बोलूं कि हमारा, ठीक है। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूं क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो इजीली बन जाएगा, दैट इज 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो आपको देखो ये सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपको वैसे देखो अगर हमने स्ट्रक्चर सही बनाया तो अभी समझ में आ जाएगा कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना पड़ेगा, एक साइड 2 एक साइड 1 तो है ही, तो मुझे 2 कार्बन और ऐड करने हैं, तो 2 कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास एनीसॉल है और एनीसॉल से मुझे बनाना है 4-मिथॉक्सीटोलिन, तो क्लियरली आपको दिख रहा है दिस इज योर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, तो आप CH3 को ऐड कर दीजिए, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। नेक्स्ट है फिनॉल से बेंजीन डायरेक्टली बन जाता है, सिंगल 1 स्टेप का रिएक्शन है। फिनॉल से अगर आपको बेंजीन बनाना है तो आप इसे रिड्यूस कर दीजिए यूजिंग जिंक, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन से बनाना है इथॉक्सी इथेन, तो दिस इज अगेन, अगर आप हेलो एल्केन से ईथर बनाना चाहते हो यू नीड टू गो फॉर विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो आप इसके ऊपर डाल दो 2 कार्बन का एल्कोक्साइड, तो यहाँ से आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस से डायरेक्टली फिर से प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इजी था ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड जिंक एंड कॉपर करेक्टली मैच। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के, जिंक का मिनिमम होता है, तो उसने जिंक से 339 और कॉपर से 130 डाला, तो क्लियरली गलत है ना। जिंक का आपका ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो ये आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है, दिस इज नॉट करेक्टली मैच। जिंक का आपका कितना होगा, कम वाला होगा, और आपका जो कॉपर का है उसका ज्यादा वाला पाया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट करेक्टली मैच, जस्टिफाई कर देंगे बिकॉज जिंक हैज 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। अरे भाई कभी कभी ना ये पेन सिलेक्ट ही नहीं करा होगा मैंने, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, ओके। आउट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl विच एसिड विल यू प्रेफर फॉर द टाइट्रेशन, तो हमेशा हमने ये करा भी है क्वेश्चन, H2SO4 को यूज करते हो क्योंकि HCl के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है Cl नेगेटिव में, इसलिए आप इसको प्रेफर नहीं करते हो, क्लोरीन गैस में, इसलिए आप इसको प्रेफर नहीं करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है नाइट्रेशन एसिडिक मीडियम है, ये मैंने आपको सिखाया है, आपको कपल्स याद रखने थे, NO2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, चल जाओ भाई, ठीक है। MnO4 Mn2+ में जाता है और H+ H2O में जाता है, ठीक है। देन यू जस्ट हैव टू बैलेंस इट आउट, तो अगर आप इसको बैलेंस करते तो यहाँ से आप लोगों को निकल के आता कि लगभग Mn हमें 2 रखने हैं। अगर मैं वाटर की बात करूँ तो यहाँ पे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और अगर मैं बात करूँ NO2 की तो यहाँ पे अगर आप इसे बैलेंस करोगे तो 5 ही रहेगी, तो कपल के साथ आप इसे कर सकते हो। दिस वॉज सेक्शन नंबर C, क्वाइट नाइस, इट वॉज अ गुड सेक्शन जिसमें आप चीज़ों को कर पा रहे होते। सेक्शन नंबर D केस बेस्ड क्वेश्चन है, एंड वी फाउंड कि यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हो सकता है आपके पेपर में भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आए। देखो ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से LEDs के बारे में बताया गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया गया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वही होते हैं जिसके पास ज़्यादा आयंस होते हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ उन्होंने डेटा दिया हुआ है, और उन्होंने ऐसा फिर डेटा दिया था कि रेड लाइट ग्रीन लाइट, वैसे तो इससे स्क्विड गेम्स की याद आ गई, लेकिन वो नहीं है, रेड LED और ग्रीन LED है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको अलग अलग केस दिया है, जब दोनों को ऑफ किया तो दोनों में जब दोनों बंद है तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी लेस है, डिम है तो कंडक्टिविटी कम है, मीडियम है तो मीडियम है, ब्राइट है तो हाई कंडक्टिविटी है, वेरी मीडियम है और इसकी वेरी ब्राइट और मीडियम है तो उसकी काफ़ी हाई कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सोल्यूशन इज 1 मोलर NaOH या 1 मोलर HCl यूजिंग द कंडक्टिविटी मीटर। क्या आप इसको देखकर
ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों में कौन से हैं। टेक्निकली दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो इसने पूछे हैं दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो तुम अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग ही रखोगे तो तुम कंडक्टिमीटर से नहीं बता सकते, क्योंकि तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक रखना पड़ेगा, तभी तुम बता सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आपको दोनों अलग अलग रखने पड़ेंगे, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉसिबल पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इन अ ग्लो ऑफ ग्रीन एलईडी इज मीडियम एंड रेड इज ब्राइट। तो जब मीडियम और ब्राइट है तो कंडक्टिविटी हाई है ना। हाई कंडक्टिविटी का मतलब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। अब ज्यादा या तो एसिडिक मीडियम में होंगे तो H+ ज्यादा होंगे, और बेसिक मीडियम में हो H नेगेटिव। अब जब हाई एसिडिक होगा तो पीएच बहुत कम होगा, मिनिमम पकड़ लो 1 है। जब हाई बेसिक है तो पीएच मैक्सिमम होगा 13 या 14 होगा, है ना, मतलब बीच का नहीं होगा कुछ भी। तो क्या हो सकता है, या तो बहुत सारे H+ हो सकते हैं, बहुत सारे OH- हो सकते हैं, तो या तो बहुत एसिडिक हो सकता है या बहुत बेसिक हो सकता है। तो जवाब क्या था यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। तो काफी कंसेप्चुअल सवाल है जो आपसे ये वाला पूछा गया है। ठीक है, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंडक्टिविटी मटेरियल। अगर आपने डिस्टिल्ड वाटर में डाला तो फिर तो आयंस ही नहीं होंगे, और आयंस ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली तुम पकड़ो कि दोनों एलईडी बंद ही होंगी, है ना। एलईडी वुड बी ऑफ, क्योंकि आयंस ही नहीं है तो वो जलेगी ही नहीं, क्योंकि आयंस नहीं है तो कंडक्टेंस ही नहीं होगा। ठीक है, तो कंडक्टर ही नहीं है ना, आयंस होना जरूरी है तभी कंडक्टिविटी होगी, है ना। ऐसे ही मतलब इसी का एक और केस दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, रिफर द टेबल बिलो एंड टेल द कंसंट्रेशन कर्व। ठीक है, देखो इस केस में आप देख रहे हो कि लाइट बंद है या डिम है, तो ऑब्वियसली वीक कंडक्टेंस बोल सकते हो इसको। इसमें एटलीस्ट एक में ब्राइट है तो आप इसे स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो। तो अगर आपको दोनों का ग्राफ बनाना होगा तो तुमको पता है स्ट्रॉन्ग का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, और वीक का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा मेरे हिसाब से ए है और वीक कौन सा है, बी है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ कुछ ऐसा निकल कर आएगा दोनों ही केसेस के लिए। ठीक है, ये आपका विजुअली इम्पेयर्ड वाले बच्चों का क्वेश्चन जो है वो भी सेम ही है लगभग। आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अगर आपका पीएच का जो वैल्यू है, व्हाट इज द पॉसिबल पीएच वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन, अगर स्केल आपकी 4 वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, अगर आप ये 4 वैल्यू शो कर रहा है, तो अगर ये 3 या 4 भी शो कर रहा है तो भी आप बोलोगे 3 या 4 अगेन इट इज एसिडिक ओनली। अगर एसिडिक ही है तो आप बोलोगे अगेन हाई वैल्यूज ही आप यहाँ से भी ऑब्टेन कर रहे होगे, तो वही 1 and 13 वाला आंसर रहेगा, है ना। कंडक्ट डिस्टिल्ड वाटर वाला भी सेम रहेगा। ठीक है, प्रिडिक्ट स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक आपके पास 3 है, एक आपके पास 2 है, तो अगेन जो हमारे पास 3 वाला है वो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा, और जो बी वाला है वो वीक होगा क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। तो ग्राफ वही सेम जो ऊपर वाले में था वही बनेगा। ठीक है, 30th क्वेश्चन इज अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज अबाउट ईडीटीए, है ना। ईडीटीए आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता है। ठीक है, काफी जगह इसका यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, है ना, फूड में यूज करते हैं। ठीक है, इसको हार्डनेस ऑफ वाटर डिटरमाइनिंग के लिए यूज करते हैं। एक पैराग्राफ भी है कि अफ्रीकन साउथ एशियन कंट्री 40% जो है वो एनीमिया है, मतलब आयरन की कमी है, और आयरन को बाइंड कर देता है ईडीटीए, है ना। तो एवरेज ह्यूमन नीड्स कम से कम 10 मिलीग्राम ऑफ आयरन, और आयरन की ज़रूरत है। तो रिसेंट स्टडीज हैव शोन कि बेवरेजेस कंटेनिंग शुगर फोर्टिफाइड विद आइदर फेरस सल्फेट और FeEDTA हैव अ हाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसीलिए इसको मतलब प्रेफर करते हैं कि फेरस सल्फेट या इज सूटेबल फॉर शुगर, मतलब जैसे अगर आपको आयरन की कमी है तो हम इसे प्रेफर करते हैं यूज़ करना। तो इसके ऊपर ये बेस्ड एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला सवाल, वाई इज FeEDTA कॉम्प्लेक्स स्टेबल देन Fe सल्फेट। तो आयरन को सल्फेट के साथ मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊँ या EDTA स्टेबल कौन है, तो ऑब्वियसली EDTA स्टेबल है। आपके कंसेप्ट के हिसाब से EDTA किलेटिंग लिगेंड है, और किलेटिंग लिगेंड हमेशा क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी ही देता है। तो आप इसलिए भी बोल सकते हो कि FeEDTA का जो कॉम्प्लेक्स है वो कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल रहेगा। What happens when hard water is titrated against Na2EDTA? तो Na2EDTA के साथ आपको पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से आप कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को ऑब्टेन कर सकते हो क्वांटिटेटिवली, यू कैन डिटरमाइन। तो टाइट्रेशन में यूज किया जाता है ताकि हार्डनेस ऑफ वाटर को आप डिटरमाइन कर सको, यू कैन डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, यू आर अ डॉक्टर वर्किंग इन सोमालिया, विल यू रिकमेंड आयरन फोर्टिफाइड फूड टू योर पेशेंट्स, सपोर्ट योर आंसर विद द रेफरेंस। अब उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको एनीमिया है, मतलब उनके अंदर आयरन की कमी है, और अगर उनके अंदर आयरन की कमी है तो मैं चाहूँगी कि हाँ वो आयरन फोर्टिफाइड मतलब आयरन से रिच फूड को कंज्यूम करें ताकि एनीमिया जो है वो वहाँ पे
थोड़ी कम हो सके। सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिगेंड? अब आपको पता है EDTA क्या एक हेक्साडेंटेड कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है 6, क्योंकि वहां पे क्या होता है आपके पास 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 ऑक्सीजन होते हैं, टेट्रा एसीटेट। सो यू हैव 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन। ठीक है, ऑल्दो उसने बोला फिगर देख सकते हो, तो आप फिगर से भी जाके देखोगे तो यू विल फाइंड इट आउट। 2 नाइट्रोजन है और 4 आपके पास ऑक्सीजन, सो इट इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। अच्छा क्वेश्चन था, टफ नहीं था इस बार, मतलब ये केस बेस मुझे सही लगा, बहुत ही ज़्यादा डेटा बेस्ड नहीं है, बट इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे वाले केस में भी यही सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सेम ही रहेंगे। ठीक है, लास्ट है आपका सेक्शन नंबर E, है ना। पहला है राइट डाउन द, क्या हमने सिर्फ सब्जेक्टिव में डाला, एक सेकेंड रुको, नहीं इधर नहीं है, वहीं पे करते हैं। ठीक है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ किनेजारो प्रोडक्ट ऑफ 2 क्लोरोबेंजील्डिहाइड, CHO एंड Cl। तो बहुत ही सिंपली बना लोगे तुम लोग, एक तो एसिड बना दोगे COONA Cl, और एक एल्कोहल बना दोगे CH2OH और Cl। ठीक है, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO3H? अब SO3H एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा बेसिक नेचर को डिक्रीज करते हैं, तो बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू अमाइन। अब इसे अमाइन में कन्वर्ट अगर मुझे करना है ना, तो पहले मैं क्या कर दूं, इसके ऊपर PCl5 डाल देती हूँ, तो मैं इसका बना देती हूँ एसिड क्लोराइड। ठीक है, और मुझे क्या बनाना है, इथेनामाइन। ठीक है, इथेनामाइन, तो मुझे करना होगा इसका रिडक्शन। ठीक है, सो रिडक्शन करने के भी 2 से 3 तरीके हमारे सामने रहेंगे। तो अगर मैं इसका बेसिक रिडक्शन करना चाहूंगी तो या फिर देखो इससे भी कर सकती हूँ, या मैं पहले जो शॉर्टकट है वो बताती हूँ, फिर उसके बाद जो ये वाला तरीका है इससे हम डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं, क्योंकि वो बेटर ही है ना, अगर मैं इसका रिडक्शन कर देती हूँ एल्कोहल में LiLH4 के साथ, तो ये आपको देगा एल्कोहल। ठीक है, और उसके बाद अगर मेरे को डालना है इसके ऊपर, मुझे इसे बनाना है इथेनामाइन, तो एल्कोहल के ऊपर आप डालोगे SOCl2 या PCl5, तो बना देगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के ऊपर आप डाल दो अमोनिया, तो बन जाएगा इथेनामाइन, है ना, राइट है। बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो अगर बेंजोइल क्लोराइड है और अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं, अगर मैं बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन कर दूं, ठीक है, आपको पता है दैट इज योर रॉज़ेनमुंड रिडक्शन, तो बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, और एल्डिहाइड का आप कर दीजिए ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैं इसके ऊपर डालूँ H2PDBSO4, और अगर आप इसके ऊपर डाल दोगे KMnO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहां से आपको बन जाएगा एसिड। ठीक है, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्रोपेनल प्रोपेनॉन। सिंपल एल्डिहाइड कीटोन के लिए आप फेलिंग भी कर सकते हो या टॉलन टेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि फेलिंग आपको पता है कि आपको एल्डिहाइड देगा, टॉलन भी आपको एल्डिहाइड देगा। ठीक है, इसके बाद राइट द स्ट्रक्चर, सेम ही है। वुल्फ कृष्णर किसका पूछा है आपसे, 2 मिथाइल ब्यूटेनल का। ठीक है, तो आपको पता है ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको नॉर्मल मिल जाएगा। ठीक है, हाउ विल द प्रेजेंस, ये तो सेम ही है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, अभी उसने बेसिक का पूछा था, अब इसने एसिडिक का पूछा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि SO3H आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, एसिडिक एसिड सेम है। एनिलीन को बेंजोइक एसिड में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर आपको एनिलीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, देखो बेंजोइक एसिड की जो प्रिपरेशंस हैं वो आपकी ऑल्दो काफ़ी सारी हैं, जब हमने फ्लो चार्ट में बनाया था तो हमने देखा भी था कि काफ़ी सारी आपकी प्रिपरेशंस है। लेकिन अगर मैं सबसे इजी बात करूँ तो आप इसे एल्कोहल से सबसे इजी बना सकते हो, तो मैं इससे एल्कोहल बना सकती हूँ। अगर मैंने HNO2 डाला, नाइट्रस एसिड, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, और फिर वाटर डाला हीट करके, तो यहाँ से फिनॉल बनेगा। ठीक है, और फिनॉल के ऊपर आप डाल दो KMnO4, तो वापस से एसिड मिल जाए। टेस्ट वही है, प्रोपेनल और इथेनॉल अब दोनों एल्डिहाइड है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि अल्फा मिथाइल आपके पास किस में होगा, प्रोपेनल में, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट यहाँ से आप लगा सकते हो। ठीक है, राइट है। अगला आइडेंटिफाई, फिर से बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है।
आइडेंटिफाई द एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन जो बालों में होता है और प्रोटीन जो एग में होता है। बालों वाला मैंने आपको याद करवाया था, बाल आपके सिल्की होते हैं, फाइबर की तरह होते हैं, बालों में फाइबरस प्रोटीन होता है और एग में ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ये आपको डिफरेंशिएट एग्जाम्पल का था। बोथ ग्लूकोज एंड सुक्रोज हैव एल्डिहाइड, देन व्हाई डज ग्लूकोज रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट एंड नॉट सुक्रोज? ग्लूकोज आपका जो है फेलिंग टेस्ट क्यों देता है या फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस क्यों करता है? क्योंकि ग्लूकोज के पास होता है आपका फ्री CHO ग्रुप, है ना। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो दोनों के पास एल्डिहाइड होता है, लेकिन इसके पास फ्री एल्डिहाइड होता है, ठीक है, फ्री CHO। इसके पास नहीं होता क्योंकि वो लिंकेज बना लेता है, इस वजह से सुक्रोज नहीं शो करता बट ग्लूकोज करता है। वाई डू अमीनो एसिड्स बिहेव एज सॉल्ट? क्योंकि अमीनो एसिड्स के पास COOH और NH2 दोनों ग्रुप होता है, एम्फोटेरिक होता है, तो सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। व्हाट केमिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कर्डिंग? जब आपका मिल्क कर्ड बनता है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, आपका जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टोज से बनता है लैक्टिक एसिड, एंड दैट इज द केमिकल चेंज जिसकी वजह से आपकी कर्ड का फॉर्मेशन होता है। डॉक्टर एडवाइज अ 50-year वुमेन इनफ एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। सनलाइट मतलब विटामिन डी की कमी, है ना। और विटामिन डी की कमी व्हाट इज द पॉसिबल डिजीज? तो विटामिन डी की जो आपकी डिजीज होती है जो हमारी टेबल में भी है, दैट इज ऑस्टियोप्रोरोसिस, ठीक है। तो विटामिन डी आपको समझ में आ जाना चाहिए था सनलाइट से, है ना। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन केन शुगर एंड मिल्क। केन शुगर में होता है सुक्रोज और मिल्क में होता है लैक्टोज, ये आइडेंटिफाई करना था। ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोस एंड मोनोसेकेराइड व्हिच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुड बी यूज्ड टू कन्वर्ट ओनली एल्डिहाइड? तो केवल एल्डिहाइड को, दोनों को नहीं करना, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे ब्रोमीन वाटर, ठीक है। अमीनो एसिड का आपको पीएच बताना है, एक COH ग्रुप है, एक NH2 और 2 COH, तो मतलब 2 COOH ग्रुप है और एक NH2, तो मतलब एसिडिक होगा, तो pH विल बी लेस देन 7, pH विल बी, ठीक है, अगर मैं बोलूं इसको सही से लिख लो, pH विल बी लेस देन 7, ठीक है। 2 मॉलिकुलर शेप फ्रॉम सेकेंडरी होता है अल्फा हेलिक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला सेक्शन, तो डायरेक्टली मतलब रिपीटेड क्वेश्चन ही है, ठीक है। आशीष बट ये लास्ट वाला थोड़ा फिर आपका कॉम्पिटेंसी डाल दिया है, ठीक है। तो गम्स का ब्लीडिंग होता है, विटामिन C स्कर्वी, तो आपको पूछा है हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई 2 फूड सोर्स, तो सोर्स पूछा है। विटामिन C आपका जनरली जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनसे आपको मिलता है, ठीक है। तो आप कोई भी सिट्रस फ्रूट डाल सकते हो, है ना। आंवला सजेस्टेबल है या लीफी वेजिटेबल्स आप यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट है, वो है न्यूमेरिकल, ठीक है। सवाल है द रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 298 टू 318, कैलकुलेट द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। तो बेसिक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रिपल हो गया तो 3 टाइम्स हो गया, माइनस EA बाय 2.303 इंटू 8.314, 1 बाय, ठीक है, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। T1 कितना था टेम्परेचर 298 माइनस 1 बाय 318, तो लगभग अगर मैं बोलती तो log 3 का दिया 0.477 वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू EA बाय 2.303 इंटू 8.314। LCM लेते तो ये हो जाता 298 से 308, लगभग 20 डिग्री इंक्रीज हुआ है, इंटू में 318, इंटू में 298। तो अगर आपका पूरा वैल्यू होता तो EA वुड बी 0.477 इंटू में 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में 318 इंटू में 298 डिवाइडेड बाय 20। बड़ा था, बड़ा होता ही है ये वाला क्वेश्चन, बट आपको बस थोड़ा सा तसल्ली से इसको सॉल्व करना होगा। तो अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, लगभग सॉल्व करूंगी मैं तो 86.5 किलो जूल पर मोल का वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑर्डर बताना है और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताना है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, A वर्सेस T का ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ है, तो 0 ऑर्डर का क्वेश्चन है। इक्वेशन है A इक्वल्स टू A0 माइनस KT, सब कुछ बताना है क्या क्या है, ये फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट और टाइम टेकन, ठीक है। सिंपल बढ़िया सवाल था, अच्छा है। सेक्शन नंबर D, कंसिडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद द टोटल प्रेशर। PT दिया है बेटा आप लोगों को 200 टॉर, 10 सेकेंड के बाद टेम्परेचर कितना हो गया है, and after 10 seconds and 300 torr upon the complete of decomposition find the rate constant। गैसियस इक्वेशन में जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है उससे आपको इसे सॉल्व कर लेना था, ठीक है। तो ऑल्दो कितने बच्चों को वो फॉर्मूला पता है डायरेक्टली, कितने मैंने आई थिंक लिखवाया भी है आप लोगों को, है ना।
कितना है 150 है ना, 150 200। अच्छा इसको मैं अलग से लिख लेती हूँ एक बार, SO2Cl2 विल गिव यू SO2 प्लस Cl। तो अगर मैं बोलूँ ये P इनिशियल है, ठीक है। अब P इनिशियल से तुम कुछ, मैं पूरा ही सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड्स में तो आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा, वरना आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें से आप कुछ, आपने अमाउंट x माइनस किया, यहाँ पे x बना, यहाँ पे x बना, ठीक है, 10 सेकंड के बाद। अब इसने बोला कि जो आफ्टर 10, if the total pressure of gas is 200 torr after 10 seconds and 300 torr upon complete decomposition, तो 10 सेकंड के बाद अगर मैं बोलूँ तो टोटल प्रेशर 200 है, 200 इक्वल्स टू पी आई माइनस एक्स प्लस 2x, तो 200 इक्वल्स टू है पी आई माइनस प्लस एक्स, है ना, 200 इज इक्वल्स टू पी आई प्लस एक्स, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से आप लोगों को जो टोटल वैल्यू ऑफ पी इनिशियल आएगी, है ना, अगर मैं पी इनिशियल की वैल्यू बोलूँ तो वो आपकी लगभग कितनी हो जाएगी 150 टॉर, ठीक है। क्योंकि पी इनिशियल जो मेरे पास यहाँ पे दिया गया है, पी टोटल, दैट इज सम ऑफ बोथ माई, जब दोनों का दोनों, जब रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कंप्लीट की बात करूँ, जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा उस केस में मेरे पास पी टोटल कितना होगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, बस ये बचेगा ना, जब कंप्लीट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जो भी बच रहा है वो 2x हो जाएगा। सो दिस इज 300 डिवाइडेड बाय 2, सो लगभग 150। उस केस में क्या हो जाएगा आपका पी इनिशियल लगभग 150, ठीक है। 10 सेकेंड्स का केस मैंने आपको निकाल ही दिया है, तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगी तो x कितना आ जाएगा, लगभग 50। x कितना आ जाएगा, लगभग आपको यहाँ पे 50 टॉर, ठीक है। अब आपको एक्सप्रेशन पता है ना, हमें फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो k होता है 2.303 बाई टी लॉग पी आई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2.303 बाई 10 लॉग पी इनिशियल कितना है मेरे पास 150 अपॉन 150 माइनस 50 इज 100, ठीक है। तो आप इसे बोल सकते हो 3/2 और 3 और 2 का लॉग का जो वैल्यू है वो आपको दिया गया है, ठीक है। एंड अगर आप इसे फाइनल सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको लगभग के यहाँ से आएगा निकल के, है ना, लगभग 0.04 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड्स में ही है, हाँ। दोबारा से समझ लीजिए एक बार, ठीक है। इक्वेशन लिखा, 10 सेकेंड के बाद ये है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा तो बस केवल यही 2 बच रहे होंगे, ठीक है। तो केवल यही 2 बच रहे होंगे अगर मैं बोलूँ, ठीक है। और अगर 2 कंप्लीट होने पे तो टोटल का आपने आधा कर दिया, इसको पी इनिशियल बोल दिया। जब आपने 10 सेकंड के बाद टोटल काउंट किया तो इट इज पी आई माइनस एक्स प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 2x, एक x कट गया तो एक x बचा। पी आई अगर 150 है टोटल, उसमें 200 है तो x कितना हो गया 50 हो गया। एक्सप्रेशन हमने लिखा गैस का, पी आई हमारे पास 150 है, x से सॉल्व किया 0.04 निकल कर आ जाएगा। सो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। ये सवाल थोड़ा अच्छा था जो अभी तक मेरे को सेक्शन नंबर ई में देखने को मिला, ठीक है। अगला है फॉर अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द रेट यूजिंग टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑल्सो मेंशन व्हाट ईच ऑफ द टर्म रिप्रेजेंट। रेट ऑफ द रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी हम दोनों को यूज करें, तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना, जिसको आप बोल देते हो जो कांस्टेंट है उसको अगर मैं z से शो कर रही हूँ तो दैट इज e की पावर माइनस EA बाय RT, या उसको a से भी शो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। z यहाँ पे अभी मैं जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ कोलिजन फ्रीक्वेंसी को शो कर रही हूँ, E एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट और T आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो दैट इज द एंटायर थिंग। अब अगर मैं बोलूँ ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है थियोरेटिकली क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये आपको बताता है कि कितने जो मॉलिक्यूल्स है, कितना जो टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनका एनर्जी आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग EA ग्रेटर और इक्वल, मतलब उनकी जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या इक्वल है, ठीक है। सो दैट इज इट, वी आर डन विद द क्वेश्चन। यही सवाल दूसरे सेक्शन में भी है और ये आपका पेपर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो अगर मैं आपको बेटा यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलूँ, है ना, पेपर का लेवल एक मॉडरेट किस्म का पेपर है, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल्स हल्के से कुछ लेंदी हैं, थोड़े से, है ना, जो जैसे सेक्शन नंबर ई वाला है या वो आपका वेपर प्रेशर वाला था। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स टफ नहीं है,
कंसेप्चुअल है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बट येस देर आर, और अगर मैं बोलूँ ऑर्गेनिक इज टू फिजिकल इज टू इनऑर्गेनिक, तो अगर सबसे ज़्यादा जो मुझे ट्रिकी सवाल लग रहे हैं वो फिजिकल में ही है, ठीक है, दे आर मोर ट्रिकी, है ना। दिस इज अगेन अ बिट ऑफ कंसेप्ट इन्वॉल्व प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इनऑर्गेनिक में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ना। तो ये आपका ओवरऑल लेवल रहेगा एग्जामिनेशन का। इससे आपको ये ज़रूर समझ में आता है कि अगर आपके पास 6 महीने का भी समय है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपका गोल होना चाहिए कि मैक्सिमम नवंबर ही मैं बोलूँगी आपका जो सिलेबस है ना, 10 चैप्टर्स ऑन पॉइंट होने चाहिए, 10 चैप्टर्स होने चाहिए। और उसके बाद फिर दिसंबर ऑनवर्ड्स तो वैसे भी समय नहीं बचता है, तो हम लोग वहाँ पे फिर प्री बोर्ड्स में शिफ्ट हो जाते हैं। वी हैव टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस एंड रिवीजन, और जनवरी फेब तो हमें पता ही है कि इट्स नॉट विद अस, राइट। बट जैसे मेरे साथ जब बच्चे पढ़ते हैं तो जब फेब में आते हैं तो एकदम हाइपर मोड में होता है कि हम कुछ नहीं आता, तो अभी आपके पास समय है। तो मैं आपको पहली बात सजेस्ट करूँगी आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर साल मेरे साथ बच्चे जुड़ते हैं। लास्ट ईयर मैंने 30,000 लगभग बच्चे थे जो मेरे साथ जुड़े थे सुबह 4 बजे। अब बारी आपकी है कि आप सुबह 4 बजे पढ़ना चाहते हो या पूरे साल पढ़ना चाहते हो, तो तब तो पढ़ना ही है, लेकिन तब की पढ़ाई इजी हो जाएगी अगर आप पूरे साल पढ़ोगे। तो मेक श्योर करो कि पूरे साल पढ़ो। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, पेपर कैसा है ना, और क्या आप 2026 के लिए क्या क्या चाहते हो मेरे से, क्योंकि ऑलरेडी मैं हाफ ईयरली के लिए चीज़ें यहाँ पे शुरू कर रही हूँगी, तो इट इज़ गोइंग टू बी टोटली वर्थ इट। एंड अगर आप मेरे साथ पूरा बैच में ही पढ़ना चाहते हो तो मेरा बैच भी है, ठीक है, जिसमें मैं पूरी केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ा रही होंगी। बैच बता देती हूँ क्योंकि नया बैच है। अड्डा 247 का ऐप या वेबसाइट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्कूल सेक्शन में चले जाना, यहाँ पे क्लास 12 बोर्ड्स में चले जाना। जो मेरा नया बैच है वो लक्ष्य बैच है, फ्रेश बैच है। और अगर आप ये वीडियो 2 महीने बाद 3 महीने बाद देख रहे होगे तो जो भी नया बैच होगा वो आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए जो नया बैच है वो हमारा लक्ष्य बैच है, जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है। 10 अगस्त के आसपास ही शुरू हो रहा है। अभी मंथ एंड सेल भी है, आप इसे ले सकते हैं। नीचे स्टडी प्लान्स भी हैं। कोड लगाएंगे Y513 जब भी आप कोई भी बैच ज्वाइन कर रहे हो क्लास 12 का, कोड रहेगा Y513, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट है। 3600 का बैच है लगभग, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों डिटेल में स्टार्टिंग से एंड तक आपके बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो आपको इसके अलावा ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगी, आप मेरे साथ यूट्यूब पे पढ़ ही रहे हो तो बैच में पढ़ो, और बेटर फील होगा। सारे डाउट्स क्लियर होंगे। केमिस्ट्री में डर लगता है, नहीं लगेगा, दैट इज़ अ प्रॉमिस जो मैं आपको कह रही हूँ। बाकी बोर्ड्स में तो आपको पता चल ही जाएगा जब आप वापस मेरे पास पढ़ने आओगे, ठीक है। तो यस, अगर आपको मेरे से जल्दी पढ़ना है तो उतना आपके लिए बेटर है। डू मेक का कॉल, ज्वाइन द बैच यूजिंग द कोड Y513। कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, आस्क योर डाउट्स करके, तो वो आप फिल कर सकते हो मेरे नाम के साथ। मैं ट्राई करूँगी आपसे कनेक्ट करने का और आपसे बात करने का, और मुझे अदरवाइज मेल कर सकते हो ayushi.sharma@adda247.com। चलिए, तो मुझे बताइएगा कैसा रहा आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर। इसके अलावा ये बस एक शुरुआत है, अब पूरी की पूरी 12th की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर और बैच में करवा रही होंगी। मेक अ स्टार्ट एंड प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे आप इंतजार मत करिएगा। पेपर कैसा भी आ सकता है, तैयारी आपकी बेस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट बच्चों।